नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में अतीक एंड फैमिली पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शूटर्स पर भी शिकंजा अब कस रहा है। प्रयागराज में 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम के मकान को बुलडोजर से धड़ाम कर दिया गया है। और क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रयागराज में अतीक अहमद के साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी योगी सरकार ने एक बार फिर एक्शन लिया। करीब 17 दिन बाद प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर चला। अतीक के खासम खास शागिर्द और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर गुलाम के आ जाने पर बुलडोजर चला। घर के साथ उसके 10 कमरे वाले लॉज को भी ढहा दिया गया। गुलाम इन कमरों को स्टूडेंट्स को किराए पर देता था। दोपहर 12:30 बजे बुलडोजर चलना शुरू हुआ। 1:30 बजे तक घर और लॉज को जमीन दोस्त कर दिया गया। गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम है। गुलाम उमेश पाल शूटआउट के समय दुकान में सिर्फ और टोपी पहनकर खड़ा था। उसने दुकान से निकलकर उमेश पर दूसरा फायर भी किया था। पहला फायर विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने किया था। इस मामले में गुलाम, अतीक का बेटा असद, मुस्लिम गुड्डू, साबिर और अरमान अभी भी फरार हैं। शूटर गुलाम का घर तेलियरगंज के रसूलाबाद घाट रोड पर है, जो लगभग 335 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। गुलाम का मकान बिना नक्शा पास करवाए सरकारी जमीन पर बना है। पीडीए ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश 13 मार्च को जारी किया था। गुलाम की मां खुशनुदा ने शूटर की तस्वीर देखकर कहा कि गुलाम मेरा बेटा है। उसने जिसे मारा वो भी किसी का बेटा था। अगर पुलिस बेटे का एनकाउंटर कर दे तो मैं उसकी लाश लेने नहीं जाऊंगी। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक आखिर हुआ क्या क्या है। 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 फरवरी अतीक, शाइस्ता, अशरफ, गुलाम असद समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। 26 फरवरी को गोरखपुर से सदाकत खान पकड़ा गया। 27 फरवरी को पुलिस एनकाउंटर में अरबाज ढेर हुआ। 28 फरवरी को ई-टोन कंबाले का नफीस गिरफ्तार हुआ और क्रेटा कार भी उसी की थी। 1 मार्च को चकिया इलाके में मौजूद शाइस्ता का मकान ध्वस्त हुआ। 2 मार्च को घायल गनर राघवेंद्र की एसपीपीजीआई में मौत हो गई। 5 मार्च को इनाम राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। 6 मार्च को विजय चौधरी और उस्मान एनकाउंटर में ढेर हुआ। 6 मार्च को ही अतीक की बहन आयशा, अशरफ की पत्नी जैनब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 9 मार्च को शूटर साबिर के भाई जाकिर की लाश मिली। 11 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में शाइस्ता के साथ साबिर भी दिखा। 12 मार्च को अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ। 14 मार्च को मेरठ में छुपा हुआ गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ टीम के पहुंचने से 20 मिनट पहले ही फरार हो गया। 16 मार्च को उमेश हत्याकांड का नया सीसीटीवी सामने आया। 17 मार्च को एसटीएफ को शूटर्स के नेपाल में होने के इनपुट भी मिले। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल शूटआउट में अब तक 3 आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया है। जिन 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है उनमें चकिया स्थित वो घर भी शामिल है जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने परिवार के साथ रहा करती थी। चकिया स्थित इस घर को पीडीए ने 1 मार्च को गिराया था। यह घर सफर अहमद के नाम पर था, जिसे अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के तौर पर पेश किया गया था। पीडीए ने दूसरी कार्रवाई 2 मार्च को की थी, जिसमें अतीक अहमद के बेहद करीबी माने जाने वाले और जॉनसनगंज में गन की दुकान खोलने वाले सफदर का मकान शामिल था। 60 फीट रोड स्थित इस आलीशान मकान को पोकलैंड और बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया था। इस मकान की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं तीसरी कार्रवाई 3 मार्च को की गई, जिसमें अतीक के करीबी ग्राम प्रधान मासुकुद्दीन का कानपुर रोड पर मनौरी के पास स्थित मकान भी शामिल था। मासुकुद्दीन अतीक का फाइनेंसर बताया गया था। वहीं अतीक के बेटे अली के साथ साबिर और गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो भी सामने आया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में साबिर और गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब इस मामले में शूटर्स को पकड़ने की मुहिम को अमिताभ यश और अनंत देव तिवारी जैसे काबिल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अधिकारी लीड कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एसटीएफ शूटर्स के
बेहद नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अमृतपाल के समर्थकों का मनोबल तोड़ने में कामयाब रही है पंजाब पुलिस। अमृतपाल को भगौड़ा साबित कर समर्थकों का मनोबल तोड़ा। गाड़ी में भागते अमृतपाल का 25 किलोमीटर तक पीछा किया। पंजाब पुलिस की रणनीति ने अमृतपाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अमृतपाल को भागता देख समर्थकों का टूट गया है मनोबल। जानकार सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया था। सोची समझी रणनीति के तहत पुलिस ने अमृतपाल को भागने दिया। बिना किसी देरी के पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगौड़ा घोषित कर दिया। अजनाला थाने पर कब्जा कर पुलिस को चुनौती देने वाले अमृतपाल अब बैकफुट पर। पुलिस ने सोची समझी रणनीति के तहत वारिस पंजाब दे के प्रमुख पर की कार्रवाई। अमृतपाल के फरार होने की खबर के बाद से ही उसके समर्थक घरों में बैठने को मजबूर। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शख्स को एक दिन में ही भगौड़ा घोषित किया गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। थानेश्वर, आपसे अब यही समझना चाहेंगे कि अमृतपाल को भगौड़ा घोषित करना ये पुलिस की रणनीति कितनी कामयाब रही है और अब इसका क्या असर दिख रहा है पंजाब में, खास तौर पर अमृतपाल के जो करीबी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन पर क्या कुछ प्रभाव हुआ है? देखिए, अमृतपाल के खिलाफ जो ऑपरेशन अमृतपाल चलाया गया ये आज का नहीं है। ये तुरंत, ये अभी कहें कि हम अगर शनिवार को बनाया गया ऑपरेशन है तो नहीं। इस ऑपरेशन के लिए पिछले 15 से 20 दिन से पुलिस गहन चिंतन कर रही थी। इसमें कई बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट शामिल थे जो क्रिमिनलों का माइंड पढ़ते हैं, जो माइंड पढ़ते हैं किसी व्यक्ति का कि वो किस हिसाब से काम करता है। अमृतपाल की ताकत थी उसके साथी। उसकी एक आवाज पर जब अजनाला में 5 से 7 हजार व्यक्ति युवा इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस इससे घबरा गई थी। पुलिस ने देख लिया था कि अमृतपाल का जो इमेज है उसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के उद्देश्य से अमृतपाल के खिलाफ एक विशेष तरह का अभियान चलाया गया। पिछले कई दिनों से अमृतपाल पर पुलिस नजर रख रही थी। जैसा कि अमृतपाल की मां ने भी बताया कि ड्रोन से भी उनके घर पर नजर रखी जा रही थी। अमृतपाल को खत्म करने के लिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को खत्म करना है तो उसकी इज्जत खत्म कर दो। उसी उद्देश्य से एक प्लान बनाया गया। इस प्लान के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। अगर अमृतपाल को गिरफ्तार करना था पुलिस को तो उसके घर से सुबह गिरफ्तार कर सकती थी। अमृतपाल रूटीन की तरह सुबह अपने घर से 8:30-9 बजे निकले थे। उस दिन वो अपनी श्री साहब जिसे तलवार को श्री साहब कहा जाता है, वो घर पे भूल गए थे। रास्ते में वो होटल पे रुके, अपनी श्री साहब उन्होंने घर से फोन करके मंगवाई। उसी दौरान उन्हें पता लग गया कि आगे पुलिस ने ट्रैप लगा रखा है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। वो अपनी गाड़ी को वापस मोड़ के दूसरी तरफ चले गए। वहां आगे जाके पुलिस ने, उनकी 3 गाड़ियों में सवार थे वो लोग, 2 गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ लिया। और हमारे जो विश्वसनीय सूत्र है, जो पुलिस के आला सूत्र हैं, जो कहा जाता है कि टॉप क्लास के अधिकारी है, उन्होंने बताया कि अमृतपाल भी पुलिस के कब्जे में आ गया था। लेकिन अमृतपाल की पहली सोची समझी चाल थी कि अमृतपाल की इमेज खत्म करनी है। पुलिस ने अमृतपाल को ढीला छोड़ दिया, अमृतपाल को भागने पर मजबूर कर दिया। अमृतपाल जैसे ही भागा उसका एक वीडियो बनाया गया हल्का, और वो वीडियो वायरल कर दिया गया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि जो भी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसके अंदर वो साफ दिखा रहा था कि देखिए अमृतपाल कैसे भाग रहा है। आज तक आप नोट करेंगे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही बात पुलिस के द्वारा बताई गई है कि अमृतपाल भाग गया, अमृतपाल भगोड़ा घोषित हो गया। अब पहली बार भारत के इतिहास में, हमारे जो सूत्र कह रहे हैं, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है किसी व्यक्ति को एक ही दिन में भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो। सीआरपीसी की धारा 82 में क्लियर कट लिखा हुआ है। चलिए, ये तो थानेश्वर पंजाब पुलिस की रणनीति की हमने बात कर ली और किस
तरह से उसकी इमेज को उसके ही समर्थकों के सामने गिरा दिया गया, ये भी हमने बात कर ली। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय की बात करें, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उनसे भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात कुछ दिन पहले हुई और बताया जा रहा था कि अमृतपाल भी इस पूरी बैठक में चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये एक स्टेट को थ्रेट है, बल्कि अगर आप एक अलग मुल्क की बात करते हैं, अगर आप खालिस्तान की बात करते हैं, तो ये नेशनल थ्रेट था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये नेशनल थ्रेट था। ये जो इस बार पंजाब पुलिस की जो पॉलिसी बनी है, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने काम किया है, आज तक के इतिहास में पंजाब पुलिस ने इतने हाईटेक तरीके से और इतने सुनियोजित तरीके से कभी काम नहीं किया है। एक ही दिन में अमृतपाल को भगोड़ा घोषित करना, एक ही दिन के अंदर पूरा इंटरनेट, एक ही दिन क्या कुछ घंटों में इंटरनेट बंद करने का फैसला ले लेना, ये सारा एमएचए की रणनीति के तहत पहले से प्लान था। उसी प्लान के तहत चूंकि एमएचए ने पुलिस ने यह दिखा दिया कि अमृतपाल भाग गया है, भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अमृतपाल वो इंसान था जो हर बार अपनी जनसभा में यही कहता था कि मैं सरदार हूं, सिंह हूं, गुरु का सच्चा सिंह हूं, मैं सीने पे गोली खा सकता हूं, मैं भगोड़ा घोषित नहीं हो सकता। युवा पंजाब के जो थे इसी आवाज पर उनके साथ लगते थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उनकी इमेज को डाउन किया, उनका भगोड़ा घोषित कर दिया, वो जो इमेज उनकी डाउन हुई, तो उसी के कारण ही आज पंजाब में उनका कोई भी समर्थक सड़कों पर नहीं आया है। यही कारण है। अब कल जो मेरी पुलिस के आला अधिकारियों से जो बातचीत हो रही थी, चूंकि उनकी फेस रीडिंग जो की, मैंने उनके से कहा भी, आप जिस तरीके से रिलैक्स लग रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि आपका मनोबल बढ़ा हुआ है, आप जो चाहते थे वो हो गया है। हंसते हुए उन्होंने कहा कि हम तो जो पॉलिसी लेकर चले थे उस पर बिल्कुल अभी तक 100% सही चल रहे हैं। वही पॉलिसी थी इनकी कि अमृतपाल को ना तो गिरफ्तार करो, ना इनकाउंटर करो, कुछ भी ना करो, उसकी इमेज को डाउन कर दो। क्योंकि गुरु सिख के अंदर सबसे बड़ी होती है इमेज। इमेज ऐसी होनी चाहिए कि झुकना नहीं, क्योंकि आज तक का इतिहास है, सिख संप्रदाय के अंदर कभी कोई पीठ दिखा के भागा नहीं है। लेकिन अमृतपाल का जो वीडियो है उसमें वो पीठ दिखाकर भागता नजर आया है। इसलिए अमृतपाल के जो अनुयायी हैं, जो उसके युवा समर्थक हैं, उन सब में अमृतपाल की इमेज इस समय बहुत जीरो हो चुकी है। अगर अमृतपाल भविष्य में कभी सामने आते हैं, आकर सफाई देते हैं, तो इस इमेज को दोबारा बरकरार होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन पुलिस जिस पॉलिसी से चली थी, उस पॉलिसी में बिल्कुल कामयाब हो गई है। पुलिस चाहती तो अमृतपाल को उस समय गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर सोची समझी चाल के तहत पुलिस उसको भागने के मजबूर कर दिया। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, उसकी कमर दिखा के गाड़ी से उतरते हुए का विजुअल जो साफ दिख रहा है, कोई सीसीटीवी नहीं, किसी मोबाइल द्वारा बनाया गया विजुअल है। अगर इन सब बातों की जांच हो तो क्लियर कट हो जाएगा कि ये अमृतपाल ऑपरेशन के दौरान ये सब कुछ पहले में प्लान था। इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी, इंप्लीमेंट इसे बाद में किया गया है। अब जिस तरीके से अमृतपाल के चाचा को गिरफ्तार किया गया है, अमृतपाल के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, और साथ ही साथ जो गाड़ी सलेमा गांव के अंदर दिखाई गई है, मेरी जब डीजीपी से बात हुई, डीआईजी से बात हुई, तो मैंने एक ही बात पूछा कि गाड़ी आपने बरामद कर लिया, तो गाड़ी की चाबी कहां से मिली? क्योंकि गाड़ी चाबी से खोली जा रही थी और पुलिस को यह भी पता था कि गाड़ी की जो बैक सीट है, बैक सीट की जो टेक वाली सीट है, उसके पीछे हथियार पड़े हैं। जबकि डीआईजी ने वहां मुझे एक क्लियर कट कहा था, एसएसपी ने, बिल्कुल देखिए थानेश्वर, इन तमाम बातों से ये साफ हो गया है कि जो ट्रैप बिछाया गया था, अमृतपाल उसमें फंस चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने चुनावी मिशन का आगाज कर दिया है। इस दौरान जनसभा में उन्होंने कई वादे किए और कई घोषणाएं की गई, और कर्नाटक से लेकर केंद्र सरकार तक आज राहुल गांधी द्वारा हमला बोला गया है। देखिए रिपोर्ट। साउथ से हुंकार, राहुल की यलगार, चुनावी रण की शुरुआत, मोदी पर वार, वादे धुआंधार, घोषणाओं की बौछार, ये नौजवानों के भविष्य को बदलेगा। संसद में लगातार विरोध और हंगामा झेल रहे राहुल गांधी दक्षिण पहुंचे, जहां उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। राहुल ने यहां कांग्रेस के युवा क्रांति समागम का शुभारंभ किया। इस मौके पर एक चुनावी रैली में राहुल ने कहा, सरकार आने पर एससी रिजर्वेशन को 15 से बढ़ाकर 17% करेंगे, एसटी रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7% करेंगे, और 3 साल तक हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बता दें कि मई में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होना है। राहुल ने कहा, मैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां से गुजर रहा था तो मुझे बताया गया कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी डिग्री ले लो। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। यहाँ कोई काम कमीशन के बिना होता ही नहीं। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है
और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। कर्नाटक के बेलगावी में कहा, कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी एक का नहीं है, अडानी का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया। एसडीपीआई के साथ गठबंधन के सवाल पर कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, हम अकेले आए हैं, हम अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। सीईसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल थे। बता दें, कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया है कि कर्नाटक में पार्टी 224 में से लगभग 150 सीटें जीतेगी। 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स के लिए, 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के लिए। और हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर इस स्टेट में रोजगार दिखा के देगी। और 2.5 लाख जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के कर्नाटक के युवाओं को दिलवाएंगे। कर्नाटक में राहुल गांधी ने ऐलान किया, हर ग्रेजुएट को 3 साल तक 3000 रुपए देंगे, हर डिप्लोमा होल्डर को 2 साल तक देंगे 1500 रुपए, 10 लाख युवाओं को राज्य में रोजगार देंगे, 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी, महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत देंगे, गृह ज्योति स्कीम के तहत 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, अन्न भाग्य स्कीम में हर बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल देंगे, एससी रिजर्वेशन को 15 से बढ़ाकर 17% करेंगे, एसटी रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7% करेंगे। कांग्रेस इस बार राज्य में 150 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य को लेकर चुनावी रणनीति बना रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ 78 सीटें ही जीती थी, जबकि जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर जयपुर में राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने जोरदार हंगामा किया है और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसका नतीजा पुलिस और डॉक्टर्स के बीच जोरदार झड़प हुई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जयपुर की सड़कों पर सोमवार को 2400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक उतरे। सबसे पहले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल संचालक जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में बने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में जुटे। यहाँ उन्होंने बिल के विरोध में अपना तर्क रखा। डॉक्टर्स दोपहर करीब 12 बजे एसएमएस हॉस्पिटल से निकले, जेएलएन मार्ग होते हुए त्रिमूर्ति सर्किल गए। यहाँ से नारायण सिंह सर्किल होते हुए सेंट्रल पार्क के सामने से स्टैच्यू सर्किल पहुंचे। पुलिस ने सभी को करीब 1 बजे स्टैच्यू सर्किल के पास रोक लिया। डॉक्टर और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। सभी डॉक्टर्स स्टैच्यू सर्किल पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस से झड़प हो गई। डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे, अपने शान सम्मान के लिए हमने एक जज्बा उठाया, हम शांति से काम कर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने, मेल पुलिसकर्मी ने महिलाओं को धक्का मारा, ऐसी सम्मानजनक जगहों पे हाथ लगाया जहाँ पे उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हम पे लाठियां चली और एक भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं थी। हम सब झुंझुनू से आए और हमारे यहाँ ऊपर लाठी से हमें मारा गया। हम शांति से प्रदर्शन करने आए, कोई फीमेल कांस्टेबल यहाँ नहीं है। कहाँ इनका कानून
के दबाव में आके, पर हमें दुख नहीं है। जनता के डंडे खाने से पुलिस के डंडे खा लेंगे। आज हमें मार दो, हम रोज नहीं मरना चाहते। आज मार दो, हम सब मरने के लिए आए हैं। नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच विड्रॉ होगा, आरटीएच विड्रॉ होगा, हर सूरत में होगा। उसमें क्या खामियां हैं? हमें कोई मतलब नहीं है खामियां और फायदे से। आरटीएच नहीं आएगा। धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं। ये सभ्यता है इनकी। डॉक्टर्स एजिटेशन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, उनको आगे नहीं जाने दे रहे। क्या इस देश में ये राइट खत्म हो गया कि हम अपना एजिटेशन विधानसभा के जाके, गहलोत जी की इतनी हालत खराब हो गई क्या डॉक्टरों के सामने, जो उनको वो डॉक्टर्स का सामना नहीं कर सकते, आने क्यों नहीं दे रहे, रास्ते क्यों रोक रहे हैं, हमें मारा पीटी कर रहे हैं हमारे साथ। आपको बताते हैं कि राइट टू हेल्थ में क्या क्या कवर होता है। बायो टेररिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल बायोलॉजिकल, बैक्टीरिया, वायरस, जहरीले तत्व, बायो प्रोडक्ट्स से होने वाले नुकसान, केमिकल अटैक, नेचुरल हॉरर, परमाणु हमला या दुर्घटना, प्रभावित आबादी की बड़ी तादाद में मौत और जनहानि, वायरल या जहरीले तत्वों, गैस का फैलना और उससे होने वाले जोखिम। एपिडेमिक के दौरान राइट टू हेल्थ इलाज का सुरक्षा कवच देगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट फैसिलिटी भी, बिल्डिंग, जगह या उसका पार्ट इसमें शामिल है। फंडेड और कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट्स इसमें शामिल है। हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर में हेल्थ साइंस डॉक्टर्स और नर्स भी शामिल। पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोवाइडर, नर्सिंग, रिहैब, हेल्थ रिकवर, ट्रीटमेंट और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल। लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल। इलाज के खर्चे, जोखिम, फायदे और विकल्प भी शामिल है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच संवाद की कोशिशें जारी है, जबकि डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई डॉक्टर्स को चोटें भी आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।